हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब कहीं ना कहीं ग्रुप डी और सी का मेंस एग्जाम होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, तभी आप ग्रुप डी में, क्योंकि जिन बच्चों का अच्छा पेपर नहीं हुआ ग्रुप सी का, वो ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं। और जिनका कहीं ना कहीं ग्रुप सी भी ठीक है, उनके लिए तो डबल बेनिफिट है कि वो ग्रुप डी में भी देंगे और ग्रुप सी के एग्जाम में भी देंगे। लेकिन जिनके अच्छे मार्क्स है ना ग्रुप सी में, उसका कारण क्या है कि वो लगातार पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जिनका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है वो बहुत अच्छे ढंग से और पहले से ही तैयारी रखें। इसलिए ग्रुप डी में जो जनरल साइंस और ग्रुप सी के लिए मेंस के लिए जो जनरल साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर ग्रुप डी की बात है वो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो 15 नंबर अगर आपको चाहिए वास्तव में, तो आपको वास्तव में बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आज हम पूरा जनरल साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा हरियाणा जीके, इंडिया जीके का भी कोर्स आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा कोई नहीं कि इसके लिए इतने रुपए लगेंगे, या व्हाट्सएप पे आप इसका पीडीएफ भेजें, बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर देंगे और उसमें फ्री ऑफ पीडीएफ मिलेगी आपको सब हर टाइप से। तो सबसे पहले टाइम न खराब करते हुए डायरेक्ट देखते हैं। पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसकी डेप्थ में जाएंगे। देखें, विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? एम्पियर में। जब कभी आप देखते हैं अपने जो वाटर पंप होते हैं उसमें इस तरह का एक मॉडल लिखा होता है और उसमें एम्पियर लिखा होता है बड़े अक्षरों में, यहाँ पे 15, 30 ऐसे, तो वो होता है, इसका मतलब ये इतने एम्पियर ले रही है। तो मतलब एम्पियर विद्युत धारा, करंट किस में मापा जाता है? एम्पियर में। लेकिन जब विद्युत की बात आती है तो दूसरी चीज, सिंपल सी चीज ये भी समझे, अगर मेरे पास इसकी डायरेक्शन मापनी है, एक तो होता है डायरेक्शन, एक होता है इसका विद्युत परिपथ। जैसे एक सिंपल सी चीज समझे आप, आपके पास कोई करंट है, यहां पर आपने कोई बल्ब लगा दिया और यहां पे बैटरी का मतलब होता है पेयर ऑफ सेल। एक सेल में पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब यहां पर ये कितने सेल हैं? 2 सेल, और उसको क्या बोलते हैं? बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। और जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो नॉर्मल लॉ क्या होता है? करंट किधर से किधर की चलता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और कन्वेंशन लॉ क्या कहता था? जो पुराना का जो नियम है उसके अनुसार पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। तो सिंपल सा करंट कैसे चलता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन कन्वेंशन लॉ की बात आती है तब पॉजिटिव से नेगेटिव। वो इसलिए कि जैसे आप अगर ज्यादा पानी है तो पानी कहां जाएगा? जिधर पानी कम है, जैसे आपने गिलास पानी का फिल कर दिया और तब उसको डाल लेंगे तो पानी, जहां पर पानी कम होगा, मतलब जहां पर निचाई होगी वहीं पर पानी जाएगा। तो इससे प्रूव होता है कि जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा। लेकिन वो कन्वेंशनल लॉ था। अभी लॉ क्या है? रूल, न्यू लॉ ये है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो इसलिए कि इसमें कितनी वोल्टेज जा रही है, वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट मीटर से। उसको क्या मानते हैं? वोल्ट मीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट वोल्ट मीटर लगता है, देखिए, एक तो होता है सीरीज में और एक होता है पैरेलल में। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी में और दूसरा होता है ये समानांतर। आप पहले इनको समझे क्या है ये। जब मैंने, जैसे मेरे पास एक सिंपल सा पॉइंट ये है, मेरे पास 2 पॉइंट हैं, किसी भी लाइव वायर और न्यूट्रल, ठीक है। जब मैंने इसको दोनों को यहां पे बल्ब को डाला तो बल्ब क्या हो गया? ऑन हो गया। तो ये है पैरेलल, दोनों में एक एक गया है वायर। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बल्ब को यहां से कनेक्ट करूं, फिर एक और बल्ब को यहां से कनेक्ट करूं और फिर इसको इसमें कनेक्ट करूं, तो मेरे पास ये दोनों बल्ब किस में है? सीरीज में। तो ये आपको याद रखना है, वोल्ट मीटर ऑलवेज पुट इन पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा पुट होता है पैरेलल में। और एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो विद्युत धारा की डायरेक्शन चेक करता है, मतलब इधर करंट जा रहा है या इधर। जैसे हमने यहां पर इधर का करंट चेक करना है तो मैं यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा, गैल्वेनोमीटर, और उससे पता चलेगा कि विद्युत धारा का करंट, मतलब करंट इधर की तरफ जा रहा है या इधर की तरफ जा रहा है। और डायरेक्शन चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर हमेशा किस में लगता है? गैल्वेनोमीटर आज याद रखना आपको सीरीज में लगता है, मतलब इसी में ही दोनों वायर,
तो वो होगा गैल्वेनोमीटर। तो आपने पढ़ा एम्पियर, विद्युत धारा किस में मापी जाती है? एम्पियर में। गैल्वेनोमीटर से चेक किया जाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज मतलब परिपथ कितना जा रहा है उसमें, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चीज क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं तापमान। तापमान किस में मापा जाता है भाई? ये मात्रक है यूनिवर्सल, केल्विन में, और उसका मात्रक का सिंबल क्या है? केल्विन। समय किस में मापा जाता है? सेकंड में, छोटा एस। द्रव्यमान किलोग्राम में और केजी। उसके बाद लंबाई लेंथ किस में मापी जाती है? मीटर में। और बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ हो, मतलब बहुत दूर, जैसे हमें जाना है चांद पर या चांद के अलावा कोई और ग्रह पर, तो उसके लिए लाइट ईयर क्या करते हैं यूज? लाइट ईयर, लाइट ईयर। उसके अलावा ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमेंस, जैसे बल्ब जलता है ना, हम देखते हैं एलईडी बल्ब, वो ल्यूमेंस में, वो कितने है भाई? कैडला, CD। और कोण किस में होता है? रेडियन। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो रेडियन, थीटा, रेडियन का फॉर्मूला होता है जैसे 2032, रेडियन का मतलब C यहां पर, और डिग्री सेल्सियस का मतलब देखिए अलग होता है, 20 डिग्री सेल्सियस अलग पॉइंट है, रेडियन की वैल्यू अलग है। तो इनके अलावा अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं, ये तो था बेसिक सा। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, देखिए अब कि हमें यहां पर क्या प्रूफ कि इनका रिलेशन भी बताना है साथ साथ इनके साथ। देखिए पावर किस में मापी जाती है? वाट में। वाट, जैसे आपके पास जो बल्ब है वो वाट में मापे जाते हैं, इस वाट का है, तो इसका मतलब उसकी पावर। फोर्स किस में मापी जाती है? न्यूटन में। न्यूटन, न्यूटन ने इनकी खोज की थी, इसलिए एनर्जी जूल के अंदर। अब तीनों का रिलेशन देखें। पावर W किसके बराबर होता है? देखिए पावर, वर्क डन, पावर का मतलब होता है वर्क डन, P। और अगर मैं पावर की वैल्यू निकाल तो वर्क डन बाई T, टाइम, जितने समय में जो कार्य किया वो पावर। न्यूटन, ये न्यूटन्स के लॉ थे और न्यूटन ने ही बनाया, इसलिए फोर्स हमेशा ऑलवेज पुट इन न्यूटन। लेकिन इनके बारे में डिस्कस करते हैं अभी पहले एनर्जी के लिए जूल में। जैसे हॉर्स पावर आपने सुनी है ना, हॉर्स पावर 746 हॉर्स पावर, तो वो हॉर्स पावर। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स भी पढ़ते हैं कि कैसे एक दूसरे से ये रिलेटेड है। हालांकि जैसे बैरोमीटर की बताया मैंने, बैरोमीटर किसमें मापा, बैरोमीटर से क्या मापा जाए? वायुदाब। डायरेक्शन के लिए कंपास आपको ये पता ही है। तो कुछ बेसिक, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपकी बार 2025 का जो CT हुआ है ना, उसमें से आया हुआ है। करंट किस में मापा जाता है? एम्पियर में। तो इसलिए आपको बहुत बारीकी से, क्योंकि ग्रुप D में 15 मार्क्स आएंगे और ग्रुप C मेंस में भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं 5 से 4 मार्क्स आएंगे। तो देखें, जैसे विद्युत धारा की पॉइंट आया तो हमने पढ़ी चालकता, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी किसका उल्टा है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। और कंडक्टिविटी C। अब देखिए सिंपल सी चीज, प्रतिरोध क्या होता है पहले ये समझे। प्रतिरोध का मतलब जब आपने इस वायर के अंदर से करंट पास किया तो करंट कुछ मात्रा में गया, जबकि पास आपने बहुत ज्यादा किया था, लेकिन कुछ मात्रा में गया, तो मतलब जो करंट रोक लिया गया उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और उसका मात्रा क्या है भाई? ओम्स। और इसका फॉर्मूला है V × IR। आपको याद होगा V × IR। तो इनके बेसिस पर R का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की बात आई तो रेजिस्टिविटी देखिए किन पॉइंटों पर डिपेंड करती है। एक तो मेटल किससे बना है, दूसरा उसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी मोटाई कितनी है, क्रॉस सेक्शन। देखिए जब मेटल जिससे बना है उस पर डिपेंड करता है कि मेटल में रेजिस्टिविटी कितनी होगी। जैसे आप एक लोहे का वायर लें आयरन का और दूसरा कॉपर का, तो कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी कम है किससे? आयरन। मतलब आयरन में से बिजली कम पास होगी, कॉपर में ज़्यादा। तो ये हो गया
दूसरा क्रॉस सेक्शन, मतलब जितना वायर ज़्यादा उसका क्रॉस सेक्शन होगा, मोटाई ज़्यादा होगी, तो उसमें से आप समझ पा रहे हैं कि न्यूट्रॉन ज़्यादा पास करेंगे, इसलिए उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब प्रतिरोध कम होगा। तो इन पॉइंटों पर दूसरा एक ये भी है कि भाई उसकी हीट, अगर हीट होता है, एक होता है सुपर कंडक्टिविटी, आपको पढ़ा होगा कि पहले कुछ फर्स्ट स्टार्टिंग हीट होगी तो उसके बाद रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी उसके बाद रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा एक लिमिट के साथ, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो इनके अलावा अब हम बेसिक्स पे आ जाते हैं, जो बेसिक्स न्यूटन्स लॉ, अब मेन चैप्टर। उसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में 3 लॉ को बताया था। हालांकि न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ भी था ये, लेकिन पहले प्रिंसिपिया में जो 3 लॉ थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व का नियम। पहला क्वेश्चन, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, लेकिन उसमें यह माना था कि यहां पर फ्रिक्शन 0 के बराबर, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी एकदम से चलती है तो आप पीछे की तरफ जाएंगे, गाड़ी चल रही है एकदम से रुकेगी तो आप पीछे आगे की तरफ जाएंगे, गाड़ी चल रही है एकदम से रुकेगी तो आप आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन इन सब पॉइंटों में लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ का फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू m का मतलब मास और a का मतलब एक्सेलरेशन, और ये डिपेंड करता है g पर, g का मान, ग्रेविटी का मान, ठीक है ना। 9.8 आपने पढ़ रखा है, तो ये g पर डिपेंड करता है। थर्ड लॉ क्या था? इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ था, जितना आप किसी चीज पर बल लगाते हैं उतना ही और उससे विपरीत दिशा में बल लगता है, उसको बोलते हैं, जैसे आप नाव में हैं और नाव से उतरना चाह रहे हैं तो जितना आप आगे गए नाव क्या आएगी? पीछे आएगी। बंदूक से गोली चलती है तो गोली जितनी फोर्स से आती है बंदूक भी पीछे जाती है। तो ये 3 बेसिक्स प्रिंसिपल है जिस पर 90% तो नहीं कहूंगा, 60-75% फिजिक्स टिकी हुई है। तो ये तो जो भी थे ये न्यूटन्स के 3 लॉ थे। पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया, आपको ये याद रखना है, न्यूटन्स लॉ। और देखें इनमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं, वो फॉर्मूले बाद में एक साथ बताएंगे, लेकिन पहले आप बेसिक समझें। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन, जब आप स्पीड 60 किलोमीटर पर हावर से जा रहे हैं, अगले घंटे में आप 20 किलोमीटर पर हावर कर देते हैं, तो जो डिफरेंस आया ना, डिफरेंस स्पीड का और डिफरेंस टाइम का, उसको बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। अभिकेंद्रीय बल, जब आप किसी पॉइंट पर, अब देखिए एग्जाम्पल, इसके क्वेश्चन क्या होंगे वो भी एक साथ क्वेश्चन बताएंगे हम सारे, पहले आप बेसिक समझे। जब आप किसी कर्व पर घूमते हैं, जैसे ये रोड है, इस रोड की ऊंचाई बाकी नॉर्मल रोड से जब बाहर की तरफ इसको ऊंचा कर दिया जाएगा, अगर सेंटर अभिकेंद्रीय बल ना हो, सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, तो आप टर्न नहीं कर पाएंगे स्पीड से किसी भी मोड पर, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mv² अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी, r का मतलब रेडियस, जो यहां से सर्कल से रेडियस बन रही है। अब केंद्रीय बल का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को घुमाते हैं तो उससे फोर्स बाहर की तरफ जाती है, और उसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, दूध जो दही जमाते हैं उसको निकालने के लिए, घी निकालने के जो रही वॉशिंग मशीन है, वो सभी इसी अपकेंद्रीय बल पर काम करते हैं। अब मेन पॉइंट आते हैं लीवर। लीवर्स 3 टाइप से होते हैं। देखें,
लीवर्स में 3 पॉइंट होते हैं और आपको तीनों पॉइंट बहुत अच्छे ढंग से समझने होंगे, तभी आप इन लीवर्स का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर पाएंगे। देखिए आप पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लें, ये आपके पास कोई कैंची मान लेता हूं मैं, कैंची है ये, ठीक है, ये कैंची है, यहां से आप इसको पकड़ रहे हैं, ये बीच में क्या है, पॉइंट, अभी बताएंगे पॉइंट कौन सा है, और चौथा जिससे आप कुछ कपड़े को काट रहे हैं, यहां पर तीसरा। तो जब आपने फोर्स लगाई यहां पर, ये मेन पॉइंट और ये इससे क्या, इसका ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास 3 क्या होते हैं, लीवर होते हैं, जिनको बहुत अच्छी जल्दी साइंस में किसी कार्य को करने के लिए लीवर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। और 3 टाइप के लीवर आपको याद रखने की, पहले टाइप का है, दूसरे का है, तीसरे का है। अब देखिए इसका मेन कौन कौन से है। पहले में आता है हमारे पास जैसे कैंची होती है ना, वो, दूसरे में कैंची, देखिए कैंची को जब आप पकड़ते हैं, इसमें 3 पॉइंट जो मैं बता रहा था ना, वो पॉइंट ध्यान से समझे आप, आलंब, आयास और भार। आलंब का मतलब फोक्रम, फोक्रम बोल सकते हैं, फोल्क्रम, जिस पर कोई चीज घूमती है। आयास का मतलब जो एफर्ट्स आपने लगाया, भार, जो आपने फोर्स लगाई, और भार का मतलब जो लोड था वो। अब वो कैसे काम करता है, जैसे आपने एक कैंची थी ना, मैंने कैंची बनाई यहां पर, इसको आप देख सकते हैं। तो कैंची में जब ये पॉइंट थे, जहां पर ये 2 पॉइंट टिके हुए हैं, ये बोलते हैं आलंब, फोक्रम, और ये आपने फोर्स लगाई, ये एफर्ट्स, और जिससे आपने जो प्रयोग किया कैंची को काटने के लिए, वो क्या होगा, भार। तो पहले टाइप का हो गया कैंची, दूसरे टाइप का हो गया भाई नींबू निचोड़ने का, जैसे नींबू नहीं निचोड़ते आप, जैसे नींबू निचोड़ने का क्या होता है, ऐसे होता है ये। तो यहां पर मेन पॉइंट जहां पर ये क्या होता है, फोक्रम, आलंब, ये आपने क्या किया, एफर्ट्स किया, और ये भार, मतलब जो चीज आपने ऑब्जेक्ट, जिस चीज को दबाया, तो वो है ऑब्जेक्ट। तो आपको ये याद रखना है कि कहां पर कौन सा होता है। तीसरा होता है, अगर मैं इसी तरह चेंज करते जाऊं, तीसरा चिमटा। चिमटा आपने देखा होगा, चिमटे को ऐसे रख सकते हैं आप, ये चिमटा हो गया। तो चिमटा कहां पे घूमेगा, इधर, ये हो गया आलंब, यहां पर आपने हाथ से पकड़ा, ये हो गया क्या, एफर्ट्स, और ये हो गया भार। तो तीनों में चेंज है, आपको चेंज पे ध्यान रखना है कि भार कहां पर। देखिए चिमटे में भार सबसे एंड में, नींबू निचोड़ने में भार बीच में, और कैंची में भार सबसे एंड में। लेकिन यहां पर दोनों का डिफरेंस एंड, और देखिए यहां पर एंड में, यहां पर एंड में, दोनों में डिफरेंस है। यहां पर क्या हो जाता है, कैंची में आलम बीच में आ जाता है, लेकिन यहां पर आलम सबसे एंड में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद ऊर्जा, कार्य और शक्ति, इन तीनों पर डिस्कस करते हैं। अब अगर ऊर्जा की बात करूं, मैं एनर्जी की बात करूं, देखिए एनर्जी 2 टाइप की होती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो स्थिर है, जैसे डैम है, डैम में पानी रोका हुआ है, वो स्थिर एनर्जी, उसकी फॉर्मूला होता है mgh, और ये होता है हाफ mv²। तो ये आपने देखा, दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद ग्रेविटी और जी के मान इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी का मतलब जब पृथ्वी अपनी तरफ किसी चीज को आकर्षित करती है ना, मतलब 2 पिंडों के बीच जब एक दूसरे पे आकर्षण होता है, तो वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। वो न्यूटन ने बताया था। अब लेकिन जो क्वेश्चन में आने वाले हैं, वो जी का मान, अगर ये अर्थ है तो पोल पर सबसे अधिक होगा ग्रेविटी का मान। तो इसलिए जब आप पोल पर सोना खरीदेंगे ना, देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, सोना का मतलब जो गोल्ड खरीदते हैं लोग, अगर वही गोल्ड लाकर आप कहीं देश के अंदर बेचते हैं तो आपको नुकसान होगा। तो इसलिए आप यहां पर खरीदें और यहां पर बेचें, तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन पोल पर लोग नहीं रहते,
इतना अच्छा मौसम नहीं है, इसलिए क्या, पर क्वेश्चन जो आ सकता है वो आपको ध्यान रखना है। पोल पर ग्रेविटी का मान अधिकतम होता है, जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे ग्रेविटी का मान क्या होता जाएगा, वो घटेगा। उसके अलावा इक्वेटर पर कम होता है, और जैसे जैसे इसके घूर्णन, घूर्णन समझ रहे हो आप, पृथ्वी जो घूमती है ना, उसकी स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो ग्रेविटी क्या होगी, घटेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो ग्रेविटी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी तो ग्रेविटी घटेगी, और अगर स्पीड घटेगी तो ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये दोनों उल्टे रिलेशन है, किसमें, घूर्णन की स्पीड और ग्रेविटी। अगर ये ऊपर जाती है तो ये नीचे आएगी, अगर ये नीचे जाती है तो ये ऊपर आएगी। तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखा। उसके बाद प्लायन वेग, जियो स्टेशनरी ऊपर। देखिए प्लायन वेग का मतलब जो पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाने के लिए, उसके लिए 11.4 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए भाई उसका किलोमीटर, तभी आप वातावरण को क्रॉस कर पाएंगे। और जियो स्टेशनरी उपग्रह जो पृथ्वी जिस तरह घूर्णन करती है उसी के साथ साथ वो भी उतने ही समय में घूर्णन करते हैं, लगभग 24 घंटे में। तो उसी तरह वो लगभग कितनी ऊंचाई पर फिट किए जाते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास। ये क्वेश्चन आ जाता है, कितनी ऊंचाई पर होते हैं वो, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। अब जो क्वेश्चन हमने पढ़े उसके जो पीडीएफ है ना, वो क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं आप। हालांकि हमने पीडीएफ डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।